नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में अधिगम से संबंधित लगभग यहाँ पे 60 प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। यानी लर्निंग जो एक टॉपिक है मनोविज्ञान में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो रीट परीक्षा में जो लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है वो लर्निंग से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 132 से लेकर 192 नंबर तक क्वेश्चन कुल मिला के 60 क्वेश्चनों की ये क्लास रहने वाली है। आप इस क्लास को अंत तक देखिए। अधिगम के सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। अधिगम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं साइकोलॉजी के, वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं। ये अभ्यास प्रश्न है, आपको यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, साथ ही इसमें लिखा है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा नंबर 1, प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ये नियम कौन सा है? तो यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है, संतोष का नियम है या आंशिक क्रिया का नियम है? तो यहाँ पर अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो आपका इसमें दे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, सीखने का सूझ का जो सिद्धांत है वो किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की या अंग्रेजों की? तो सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों की है, यानी आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है, सूझ के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? यानी जो सूझ का सिद्धांत है इसके प्रणेता कौन है? तो यहाँ पे इसके जो प्रणेता है आपके कोहलर और वर्धमान दोनों है। यहाँ पर से ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। ये कैसा विभेद है? भावागत है, रुचि संबंधी भेद है, सीखने का भेद है या मूल प्रवृत्ति का भेद है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपके सीखने का भेद। क्या रहेगा साथियों? सीखने का भेद। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कोई पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है तो कोई व्यवहारिक ज्ञान जल्दी प्राप्त करता है। तो ये विभेद है सीखने का भेद। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की सीखने का जो है वो ढंग होता है। अगला सवाल है 37 नंबर, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहरान करते हैं, वे अपने आपने इन गुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी या उपयुक्त सभी? अगर आप माता पिता है और अपनी संतान को अगर बुद्ध मूर्ख से शब्दों से अगर आप उससे कह रहे हैं, तो वो तीनों ही ऑप्शन को बिल्कुल करेगा साथियों। दोहरान भी कर सकता है, अवगुणों को भी ढूंढेगा या अपनी उसकी आदत भी ये पढ़ सकती है। तो आपका इसमें दे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 138 नंबर, सीखने का सूझ का जो सिद्धांत है वो किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? तो सूझ का जो सिद्धांत है कॉलर ने और कॉफका ने दिया है साथियों, यानी वर्दिमर ने। तो ये चिंपांजी यानी सुल्तान नामक चिंपांजी बर्तन पे इन्होंने ये प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतियोगिता का नियम? तो यहाँ पर जो अधिगम का जो मुख्य नियम है, 3 मुख्य नियम है, ठीक है? तो इसमें आपका रहेगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और एक आपका नियम और है। जो 3 नियम तो मुख्य हैं और 5 नियम आपके क्या है? गौण है। तो ये जो मुख्य नियम है किसने दिए साथियों? ये थॉर्नडाइक ने दिए। तो यहाँ पर जो मुख्य नियम है आपका तत्परता का नियम रहेगा। अगला है यहाँ पे तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम। 3 मुख्य नियम यहाँ पे हैं, बाकी 5 जो नियम है वो यहाँ पर गौण रखे गए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, साथ ही इसमें लिखा है सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता कौन सी नहीं है? यानी सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखना है, देखो ये सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विधियों को समग्र करने पर बल देता है। देखो समग्र का नाम जब भी आ जाए तो ये सूझ के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली है, इस सिद्धांत के अनुसार अंत्यदृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थितियों का क्या हो? ज्ञान हो। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी अंतर्दृष्टि का नाम आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए। तीसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा है ये सिद्धांत समय आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। नहीं, समय आने पर नहीं देता है, ठीक है? समझ के आधार पर सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र, विज्ञान के अन्य विषयों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा, बाकी 2-3 ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेंगे।
अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है साथियों, सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए जो विषय का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए या कठिन से सरल होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सीखने का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, हमेशा ही सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ये अधिगम के सवाल है साथियों, अधिगम जो टॉपिक है आपके मनोविज्ञान में उसके रिलेटेड सारे सवाल है। अगला है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण, यानी सीखने को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है कक्षा के अंदर? तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक कारण है ना, ये क्या करता है? सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है साथियों, अगला सवाल है साथियों 143 नंबर है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष रूप से आधार देकर एक महान योगदान इन्होंने दिया है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, ये कब दिया है? तो ये साथियों 1938 में दिया है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है यहाँ पर, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है एक प्रकार का, तीन प्रकार का, दो प्रकार का या चार प्रकार का? कितने प्रकार का होता है? तो साथियों ये हमेशा ही तीन प्रकार का होता है। प्रशिक्षण तीन प्रकार का होता है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये तीन प्रकार के स्थानांतरण यहाँ पर रहते हैं। अगला है साथियों, स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है? अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना या उपयुक्त सभी? स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन शायद रहेगा स्थायी सीखना, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किया है, किस सन में किया है? ठीक है, 1903 में, 1905 में, 1904 में, 1906 में। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आपके 1904 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा साथियों, पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला सवाल है, निम्न में से अधिगम की विधि कौन सी है? करके सीखना, देखकर सीखना, पूर्णता या ये सभी? तो यहाँ पर जो अधिगम की जो विधि होती है वो हमेशा ही करके सीखने की होती है। आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने का जो मुख्य नियम है वो कौन सा नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। पहला है परिणाम का नियम, बिल्कुल सही है। अभ्यास का नियम बिल्कुल सही है। तत्परता का नियम, ये सही है। तो 3 नियम दिए। सादृश्यता का नियम है, ये इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। ये वाला मुख्य नियम नहीं रहेगा। 3 मुख्य नियम होते हैं, 5 गौण नियम होते हैं। अगला सवाल है, गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे? जर्मनी के थे, चीन के थे, फ्रांस के थे या रूस के थे? तो जो गेस्टाल्टवादी जो मनोविज्ञानी थे वो जर्मनी के थे। तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम बिल्कुल सही है, अभ्यास का नियम बिल्कुल सही है, अब प्रभाव का नियम ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो नियम है वो इनके क्या है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कहलाते हैं। बाकी जो 5 नियम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इनके गौण होते हैं। ठीक है, आगे इसके नाम भी आएंगे साथियों। अगला सवाल है, सुल्तान चिंपाजी का जो परीक्षण है, सुल्तान चिंपाजी का परीक्षण है किस मनोवैज्ञानिक ने किया था और उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो है लेकिन थॉर्नडाइक ने ये नहीं दिया है। पुनर्विलन का सिद्धांत है लेकिन थॉर्नडाइक ने दिया है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना वो कोहलर ने दिया है। तो ये से वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। सुल्तान नामक जो चिंपाजी का परीक्षण है वो कोहलर ने किया है और उस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला सवाल है 152 नंबर सवाल है साथियों, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर देखो, अवलोकन विधि का नहीं, प्रयत्न और त्रुटि विधि का नहीं, वाद विवाद विधि का। आप कक्षा में अधिगम करा रहे हैं तो आप वाद विवाद विधि का यूज करते हैं, उपयुक्त सभी तो नहीं। यहाँ पर वाद विवाद यानी से ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, ये सारे अधिगम के सवाल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रीट परीक्षा में। 153 नंबर सवाल है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। जो कोहलर के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत है, पुनर्विलन का सिद्धांत ये तो नहीं है, ये तो पुनर्विलन का स्किनर ने दिया है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये भी नहीं है, ये तो किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये किसका है, कोहलर ने दिया है। तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये भी आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, ये कोहलर ने दिया है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है, सीखना एक क्या है? परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है या ये सभी है? सीखना क्या है? सीखना एक, देखो ये परिवर्तन भी होता है, विकास भी होता है, अनुकूलन भी होता है और ये सभी। तो आपका दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लिखा है, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या सभी पर? तो सीखने की जो गति निर्भर करती है वो इन तीनों चीजों पे साथियों, रुचि भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए और सीखने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो इसमें दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये आपके जो अधिगम के सवाल है साथियों, लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सुझावात्मक प्रेरणा या सामाजिक प्रेरणा? तो दंड तो हमेशा ही क्या है साथियों, एक नकारात्मक होती है, दंड है।
पुरस्कार एक सकारात्मक हो सकती है, बाकी जो दंड है वो आपका क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा साथियों। अगला है, थॉर्नडाइक ने गौण नियम प्रतिपादित किए, तो कितने हैं वो, 4 है, 3 है, 5 है या 8 है। तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम दिए हैं और 5 है जो आपके गौण नियम दिए, तो आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला है साथियों, इसमें लिखा है उपयोग और अनुपयोग के किसके निर्भर अंग कौन से हैं। ठीक है, उपयोग और अनुपयोग पर निर्भर वाले अंग कौन से हैं, अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये उपयोग और अनुपयोग के निपर अंग कौन कौन से हैं, तो ये आपका अभ्यास का नियम होता है साथियों। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका। अगला है साथियों, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे से, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। तो तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों शीघ्र। क्या है, शीघ्र। बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 160 नंबर सवाल है, पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो आप सभी को पता है, हल ने दिया है, फ्रॉइड ने दिया है, पावलाव ने दिया है या कोहलर ने दिया है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो आपके हल ने दिया है, तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखो ये दोबारा से आ गया है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया है उसका क्या नाम था, सुल्तान, बादशाह, शेरशाह या राजा। तो यहाँ पर जो चिंपांजी बंदर था उसका नाम क्या था साथियों, सुल्तान था। तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित था। अगला साथियों सवाल है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त जो गौण नियम है थॉर्नडाइक के, वो कौन कौन से हैं। गौण नियम आपको दिखाने हैं, प्रयत्न और भूल का, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो जो गौण नियम के अंदर आ रहा है ये केवल एक आ रहा है सर, वस्तु बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये आपके गौण नियम आ रहा है। बाकी देखो प्रयास और भूल तो ये तो थॉर्नडाइक का है, अभ्यास और प्रभाव का जो नियम है ये आपके मुख्य नियम है। बाकी बहुप्रतिक्रिया का जो नियम है ये 5 नियमों का एक अंग है साथियों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सादृश्यीकरण का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो आपके प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि, प्रयास और भूल के सिद्धांत के या संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है सर 164 नंबर सवाल है। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या रूस के। तो थॉर्नडाइक है ना ये आपके अमेरिका के मनोविज्ञान थे, तो इसमें बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, इसमें लिखा है एक बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या पाठ्यक्रम से। एक बालक को सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा है वो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से दी जा सकती है, बे ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें या पाठ्य सहगामी। तो यहाँ पर अधिगम का जो मुख्य चालक है वो आपके अभिप्रेरणा कहलाती है, यानी मोटिवेशन कहलाती है, तो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में साहचर्य, उत्तेजक का अनुक्रिया में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में साहचर्य, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है साथियों, यहाँ पर लिखा है एक बालक एक बार जलने के बाद इंगिटी से क्या रहता है, दूर रहता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये प्रयास और त्रुटि, क्रिया अनुबंध, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। तो यहाँ पर एक बार जलने के बाद अंगिटी से दूर रहता है, ये तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से रहेगा, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है, दंड और आरोप, पुरस्कार और प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। तो अधिगम की जो सफलता का जो मुख्य आधार होता है ये आपको पता है, से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये सारे अधिगम के सवाल है साथियों, आप वीडियो को जरूर देखें। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है, सिद्धांत रूप में, व्यवहार रूप में, वांछनीय रूप में या अवांछनीय रूप में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा व्यवहार रूप में ही आप सीख सकते हैं, बाकी नहीं सीख पाएंगे। अगला है यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलाव ने दिया है, वो कहाँ के थे। तो जो पावलाव है वो आपके रूसी थे साथियों, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला है यहाँ पे लिखा है श्रृंखला अधिगम का क्या अर्थ है, यानी श्रृंखला अधिगम का इसमें से कौन सा सही जवाब रहेगा। एक के क्रम में श्रृंखला, ठीक है, सुनना और पहल करना, तर्क या कल्पना के आधार पर विस्तार करना या आश्रित प्रतिक्रियाएं। तो श्रृंखला जो अधिगम है वो आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, तर्क और कल्पना के आधार पर विस्तार से सीखना बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है, तो समग्र रूप में, मशीन के रूप में, परिवर्तन के रूप में या व्यवहार के रूप में। तो गेस्टाल्ट का बिल्कुल सही रहेगा समग्र रूप में। गेस्टाल्ट का दूसरा जो नाम है साथियों वो पूर्णाकार भी होता है, क्या होता है साथियों, पूर्णाकार, ये गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है साथियों, इसमें लिखा है जब पूर्ण प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वो क्या होता है,
जब पूर्ण प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है। ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण या उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा रहेगा? तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, धनात्मक। यानी एक अनुभव दूसरे में काम आ रहा है तो उसको धनात्मक स्थानांतरण यहाँ पे कहा जाएगा। अगला सवाल है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा यहाँ पे से ऑप्शन, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। तो यहाँ पे खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, 176 नंबर सवाल है, हम जो नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से या परिणाम के नियम से? तो इसका सही जवाब रहेगा बिल्कुल आत्मीकरण का नियम। जो हम के नाम काम करते हैं उसे आत्मसात करते हैं तो आत्मसात से आत्मीकरण का नियम, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, सीखने का जो सिद्धांत है वो आधारित है जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल या कोई नहीं। सीखने का जो सिद्धांत है वो आधारित किस पर है? तो सीखने का जो सिद्धांत है आप सभी को पता है, प्रयत्न और भूल पे डिपेंडेड है। आप करते हैं बार प्रयास तो कभी भूलते भी है और कभी होता भी है। अगला है, सीखने में रुकावट आने का क्या कारण है? पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेन है, लिखने सीखने में रुकावट आने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपकी कार्य की जटिलता होती है। क्या होती है? कार्य की जटिलता। इसकी वजह से ही क्या होती है? सीखने में रुकावट आती है। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है? तो यहाँ पे चूल्हे नहीं साथियों, यहाँ पे ये है चूहे। चूहे, बिल्ली, कबूतर या कुत्ता। तो यहाँ पर स्किनर ने जो प्रयोग किया साथियों चूहे पे किया है, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें प्रयोग किस पर किया है? चूहे पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे, बंदर पे। तो पावलाव ने कुत्ते पे किया है साथियों। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया है और चिंपांजी जो अंतर्दृष्टि का है उसने यहाँ पर बंदर पे किया है। अधिगम का स्थानांतरण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में है या किसी में भी नहीं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थानांतरण होता है वो हमेशा ही समान परिस्थितियों में होगा। अगर परिस्थितियां समान है तो अधिगम का स्थानांतरण सबसे ज्यादा होगा। अगला है, ये एक परिभाषा है साथियों, बालक अभ्यास और तत्परता से सीखता है, ये कथन किसका है? क्रोवेनकरो का, थॉर्नडाइक का, टेक्सलर का या इन सभी का? तो यहाँ पर ये थॉर्नडाइक का कथन है कि बालक है वो अभ्यास और तत्परता से क्या करता है? सीखता है, क्योंकि इन्होंने 3 मुख्य नियम भी इसी नाम से यहाँ पर दिए हैं। अगला सवाल है साथियों, 183 नंबर सवाल है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं? तो सीखी गई क्रियाओं का अन्य समान परिस्थितियों में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है साथियों, ठीक है? लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है? अगला साथियों, यहाँ पे एक बिल्कुल लाइन है, इसमें लिखा है, यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से उनकी अंग्रेजी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, तो वे इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही से प्रयोग, वो प्रयोग करना जानता है या नहीं, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो पुस्तक से चित्र खींच सकता है यानी प्रयोग कर सकता है अपने ज्ञान का या नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहता है, तो ये निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का मापन करना चाह रहा है? अवबोध, ज्ञान, प्रयोग या विश्लेषण? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब से अवबोध, यानी उसका अटेंशन यानी अवबोध उसको कितना है ये देखना चाह रहा है शिक्षक। अगला सवाल है, यहाँ पर ये भी मोस्ट सवाल है, अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के मापन का प्रयास कर रहा है? एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए वो कह रहा है, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या विश्लेषण। तो ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये साथ है, अगला सवाल है, 187 नंबर है, किसी विचारों, कार्यों, समाधानों, पदार्थों, वस्तुओं के बारे में निर्णय प्रक्रिया आदि शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न भाग को प्राप्त करने कहलाती है? क्या करना चाह रहा है? विश्लेषण, प्रयोग, संश्लेषण या मूल्यांकन किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही रहेगा, संश्लेषण आपका ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है वो क्या कहा जाता है? संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या मौखिक साहचर्य अधिगम? तो किसी के दूर से पुकारने पर अगर उसके पास हम जल्दी से पहुंच जाते हैं तो मौखिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। तो मौखिक साहचर्य यानी मौखिक बोल रहा है उसको सुनकर हम क्या करें, उनकी तरफ क्या कर रहे हैं साथियों, दौड़ रहे हैं। अगला सवाल 189 199, व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वे सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सादृश्यात्मक सीखना या करके सीखना? तो हम किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमेशा ये प्रत्यक्षात्मक होता है साथियों, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 190 नंबर सवाल है, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत साथियों स्किनर ने दिया है, तो बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
191 नंबर सवाल है, सीखने की आयु मानी जाती है। सीखने की जो आयु है वो आपकी 1 से लेकर 5 वर्ष तक होती है सबसे ज़्यादा, यानी प्राइमरी स्टेज पे आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर 182 है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद में 12 वर्षों से क्या करता है, दुगुना सीख लेता है। तो ये कथन किसका है? गेसल का है, स्ट्रेंग का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है। तो ये जो कथन है साथियों, ये थॉर्नडाइक का है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से क्या करता है, दुगुना सीख लेता है। तो ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। यहाँ पर ये मनोविज्ञान के लगभग 60 प्रश्नों की ये क्लास थी साथियों। यहाँ पर इन 60 प्रश्नों में से आप जब रीट परीक्षा देंगे तो लगभग 4 से 5 सवाल है साथियों, इसी अधिगम के टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर अधिगम के सारे सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, कॉलर का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत से संबंधित आपके 60% हैं, वो आपके यहाँ पे इस वीडियो में दिए गए हैं। लगभग 4 या 5 सवाल है आपको जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे साथियों। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, सारे प्रश्न है साथियों अधिगम टॉपिक से थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।